हेलो फ्रेंड्स, आज हम BE GLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर थर्ड करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगा। यह सब्जेक्ट इग्नू यूनिवर्सिटी के BA के स्टूडेंट्स के लिए है और ये पार्ट थर्ड है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 मार्क्स है, 3 आवर्स आपको मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पैसेज बेस्ड होता है या फिर जो है कुछ लाइनें दे दी जाती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये कुछ लाइनें पढ़नी है और उसके बेस पे इन्होंने क्वेश्चंस बना रखे हैं नीचे और फिर आपको आंसर देने हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस माई ग्रीफ ऑफ ए प्राउड मैन हर्ड। मेरी जो ग्रीफ है, मेरी जो उदासी है, वो सुनी किसने? एक प्राउड यानी एक घमंडी आदमी ने सुनी। हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। उसने गोल्ड दिया मुझे, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। लेकिन उसने सिंपथी नहीं दी, सहानुभूति नहीं दी। माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड। मेरा मतलब दुख चला गया, मैंने उसको वापस जो भी है वो दिया, मतलब उसको वापस कुछ दिया होगा। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो भी उसने गोल्ड, अच्छा, द गोल्ड ही गेव टू मी। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। चैरिटी यहाँ पे दान से मतलब है। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गिव मी ब्रेड। उसने रोटी वगैरह दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी देखभाल करी रात दिन। तो ये सब कुछ लिखा हुआ, इन लाइनों को आप पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आपको फिर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप डिस्ट्रेस। जब वो बहुत ज़्यादा निराशा में था तो कैसे उस प्राउड मैन ने मदद करी पोएट की? तो क्या उसने ही गेव हिम ज्वेल्स दी थी, और ज्वेलरी दी थी, या ही टुक हिम होम, या वो अपने घर ले गया था उसे, या ही गेव सम मनी, या उसने पैसा दिया था, ठीक है, या ही पिटिड द पोएट, या उसने उस पर सहानुभूति दया दिखाई थी, तो उसने उसको गोल्ड दिया था। गोल्ड यहाँ पे पैसों से मतलब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही गेव सम मनी, उसने उसको कुछ पैसा दिया था, ठीक है। तो हेयर गोल्ड रेफर्स टू मनी, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, सी वाला, ही गेव सम मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट डिड नॉट गिव द पोएट। वो क्या चीज़ थी जो उसने, ही डिड नॉट गिव द पोएट, जो उसने पोएट को नहीं दी? मनी नहीं दिया था, गोल्ड नहीं दिया था, फूड नहीं दिया था, सिंपैथी नहीं दी थी। तो सिंपैथी नहीं दी थी, यहाँ पे लिखा है ना, देखो, नॉट ए काइंडली वर्ड, ठीक है। थर्ड है, हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट। कैसे पुअर मैन ने टेक केयर करी ऑफ द पोएट, लेखक की? द पुअर मैन गेव हिम सम मनी एंड फूड दिया था। द पुअर मैन गेव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स दिए थे, तो गोल्ड तो दिया था बट काइंड वर्ड्स नहीं दिए थे। द पुअर मैन गेव फूड टू द पोएट एंड टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। हाँ, तो फूड भी दिया था, ब्रेड भी दी थी, और डे नाइट उसकी देखभाल भी की थी। तो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जैसे लिखा है, द पोएट रीपेड हिज डेप्ट टू द प्राउड मैन बाई थैंकिंग हिम। द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट। When the poet was in sorrow, he was given money. The poet says he cannot repay the poor man for his sympathy. तो यहाँ पे उसने चैरिटी वगैरह ब्लेस की थी। द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स गिविंग मनी टू ए पर्सन हु इज इन नीड। तो पैसा देना, विच वर्ड इन द पोएम, कौन सा शब्द है पोएम के अंदर जिसका मतलब बनता है गिविंग मनी, पैसे देना, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति को, हु इज़ नीड, जिसको भी ज़रूरत होती है। तो वो दान देना यानी चैरिटी। तो चैरिटी वर्ड है इस लाइन में, चैरिटी वर्ड लिखा भी है तो वही है, ठीक है। क्योंकि काइंडनेस दया है, डिस्ट्रेस निराशा है, ये दया है। सिंपैथी दया दिखाना, डिस्ट्रेस निराशा है, काइंडनेस भी दया है। तो यहाँ पे चैरिटी मतलब दान, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको इसमें फिल करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, आई क्लोज टू हर, क्लोज टू हर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए इनके अंदर इनमें से ये वर्ड आपको जो है पिक करके इसमें भरने हैं। तो जैसे आई, अब यहाँ पे नेस्ल है, आई नेस्ल क्लोज टू हर, यानी मैंने उसको जो है लिपटा, नेस्ल का मतलब होता है निपटा लेना, लिपटा लेना। तो आई नेस्ल क्लोज टू हर, मैंने उसको बिल्कुल अपने से चिपका करके लिटा रखा था उसको, ठीक है, ये सेंस बन रहा है। सेकंड है, द
द इन ए मैन मे वेक अप इफ़ ही हैज़ टू मच मनी। अगर मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा हो तो उसका जो जानवर है ना वो क्या होता है, कई तरीक़ों से वेकअप यानी जाग जाता है। तो यहाँ पे बीस्ट होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बीस्ट। हिज फेस वॉज इन स्माइल्स, तो जो उसका फेस था ना वो घिरा हुआ था। रीड इन स्माइल्स मतलब उसका जो चेहरा था वो घिरा था किसी स्माइल से, मुस्कुराहट से, ठीक है, रीड। नेक्स्ट है फोर्थ, माई ऑटोबायोग्राफी इज रियली ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स, इसमें आएगा एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एम के गांधी ऑटोबायोग्राफी। यूथ इज निम्बल, एज इज, एज इज कैसी होती है, एज होती है लेम, जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती है तो कैसी होती है वो, लेम जैसी हो जाती है, ठीक है। और यूथ जो जवानी होती है वो इज हॉट होती है एंड बोल्ड होती है, ठीक है। डेथ लेज इज ऑन किंग्स, तो ये 6 में जो डेथ है लेज हिज ऑन किंग्स, तो इसमें ये वाली ऑप्शन है आईसी हैंड। नेपोलियन द पिग वॉज बाई द अदर, अब बाई है तो ये पैसिव वॉइस होगा इसमें, तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या है 7th में, नेपोलियन द पिग वॉज बरीड बाय द अदर एनिमल्स इन द फार्म, यानी खेतों के वहाँ पे, खेत जो होते ना वहाँ पे। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, छाया के समान, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो है। 10 लेट मी लिव अनसीन अननो, 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, मुझे इसी दुख में मरने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन वेयर आई लाया, यानी यहाँ पे बरीड आएगा, दफनाना। द हंग्री रिवर जो है उसने स्वेलो कर लिया मतलब निगल लिया एवरीथिंग, हर चीज़ को, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें पिक करना है जो भी मतलब आपको लगे कि जो उसमें सही जो है अप्रोप्रिएट वर्ड आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, लुक एट द वर्ड्स बिलो, यूज ईच ऑफ देम इन सेंटेंसेस इन डिफरेंट मीनिंग्स बट एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे कॉलम है एज ए नाउन, इसको यूज़ करना है 4 मीनिंग्स में, तो कॉलम को हमें यूज़ करना है जैसे इन्होंने किया है, द दिस बिल्डिंग हैज़ ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुली कार्व्ड कॉलम्स, इस बिल्डिंग में बड़े कई सारे शानदार सुंदर से कार्व्ड यानी कार्व किए हुए, नकाशी किए हुए कॉलम्स थे। दूसरा इन्होंने कॉलम को यूज़ कैसे किया हुआ, एक कॉलम ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम द हाउस, एक लंबी सी जो कॉलम की मतलब शेप में लंबाई में स्मोक यानी धुआं जो है निकल रहा था, कहाँ से, घर से। इन टुडेज पेपर देयर इज़ ए 4 कॉलम, आज के पेपर में 4 कॉलम आर्टिकल थे ऑन न्यू बुक्स में। ए कॉलम ऑफ सोल्जर्स मार्च पास दैट बिल्डिंग नंबर ऑफ रोज। तो इस तरीके से कॉलम को 4 मीनिंग्स में आपको शो करना है, एज ए नाउन यूज़ करना है। कॉम एज ए नाउन 2 मीनिंग बनाने आपको, यू मस्ट यूज़ ए कॉम्ब टू टाइडी योर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉब को यूज़ कैसे करना है, इसमें कॉब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है द कॉब ऑन द कॉक्स हेड शॉक जेंटली। तो जैसे जो कॉब होती है कॉक्स के हेड पे यानी मुर्गे के सिर पर जो कंघी है ना वो जेंटली मतलब वो धीरे से हिल रही थी, शॉक जेंटली। ड्राई एज एन एडजेक्टिव, ये जो ड्राई शब्द है इसको एडजेक्टिव के रूप में आपको यूज़ करना है 4 मीनिंग्स। इन ड्राई वेदर, जो शुष्क मौसम होता है, बॉयज़ जो लड़के हैं प्ले खेलते हैं क्रिकेट ऑन दिस फील्ड विदाउट, मतलब ड्राई वेदर रहता है, शुष्क रहता है, बारिश वाला माहौल नहीं रहता, उस तरह का वेदर, ठीक है। नेक्स्ट है यू कांट गेट एनी वाइन इन द होटल्स हेयर इट इज़ ए ड्राइड एरिया, कि तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकती कोई भी वाइन वगैरह क्योंकि ये एक ड्राई एरिया है। आई फाइंड हिस्ट्री ए ड्राई सब्जेक्ट, मैं हिस्ट्री को एक ड्राई सब्जेक्ट, डल बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट मानता हूँ। द क्लॉथ्स आर ड्राई, जो कपड़े हैं क्लॉथ वो ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौराहा भी होता है और वर्ग भी होता है, ठीक है। तो इसको हमें यूज़ करना है। कैन यू ड्रॉ ए स्क्वायर विद ईच साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, खींच सकते हो। आई विल मीट यू इन द टाउन स्क्वायर, मैं आपको चौराहे पर मिलूँगा, ठीक है, शहर के चौराहे पर मैं आपको मिलूँगा।
फिर उसी तरीके से ड्रेस एज ए वर्ब यूज़ करना, आई विल बी रेडी इन मोमेंट, मैं थोड़ी देर में ही तैयार हो जाऊँगा, आई एम ड्रेसिंग जो है मैं पहन रहा हूँ यानी कपड़े पहन रहा हूँ। यू विल हैव टू ड्रेस द चिकन्स बिफोर यू कुक, मतलब उनको खाने से पहले आपको उसको साफ़ करना करेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट द वाउंड ड्रेस, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेस को क्लीन करना पड़ेगा और फिर दोबारा उसको कवर करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइम एंड रिदम आर टू ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स हैं, बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं टू कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखने के लिए, व्हेन राइटिंग, जब आप लिखते हैं और रीडिंग करते हैं, पोएट्री को डिस्कस करो, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 4 है ये, इसमें लिखा हुआ है राइम एंड रिदम आर टू ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग एंड रीडिंग पोएट्री। तो कहने का मतलब है राइम और रिदम जो है वो दो मोस्ट सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हैं, चीज़ें हैं। जैसे जो पोएट्री है वो एक्सप्रेस करती है, कविता जो है वो व्यक्त करती है मीनिंग्स को विद ब्यूटी, सुंदरता के साथ, स्टाइल यानी शैली, एंड फीलिंग, भावना के साथ, यूजिंग साउंड एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। भाषा को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए, यूजिंग साउंड एंड फिगर्स ऑफ स्पीच टू टेक, ले जाने के लिए लैंग्वेज, भाषा को टू द हायर लेवल्स पे, यानी उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, ठीक है। यू कैन स्पीक प्रोज विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट बट पोएट्री रिक्वायर्स प्लानिंग एंड इंटेंशंस, मतलब आप यू कैन स्पीक, आप बात तो कर सकते हो, ये बोल तो सकते हो, मतलब आप बिना अतिरिक्त प्रयास के गद्य तो हैं जो मतलब बोल सकते हो, लेकिन कविता के लिए जो पोएट्री है ना उसको रिक्वायर क्या होती है, प्लानिंग की यानी योजना की, और इंटेंशन यानी इरादे की। रिदम इज द पल्स ऑफ पोएट्री, जो लय होती है ना वो पोएट्री की जो है वो कहीं ना कहीं पल्स होती है, और राइम जो है इस इट्स एक, और जो राइम होती है वो इसकी प्रतिध्वनि होती है। दीज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हैं हेल्प करती हैं मेक पोएट्री, पोएट्री को बनाने में इमोशनल एंड म्यूजिकल एक्सपीरियंस। रिदम इन इंग्लिश जो है पोएट्री कम्स फ्रॉम द वेरिएशन से आती है बिटवीन स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर। द नॉर्मल बीट ऑफ इंग्लिश हैज़ ए फेयरली प्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल बिटवीन एक्सेंट्स और स्ट्रेस syllables. The unit of poetic rhythm is called a foot and consists of an unaccounted syllable or syllabus and one accented syllable. For example, the typical two syllable English word has one accent alone. This particular unstressed stress combinations called an, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो रिदम होता है इंग्लिश में वो आता तो है वेरिएशंस बिटवीन स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल, भिन्नता लाता है उसमें, तनाव वाले सिलेबल्स में जो ना वो वेरिएशंस लाता है, भिन्नता लाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। ट्रेडिशनल पोएट्री जो है यूजली हैज़ रेगुलर राइम्स that set a pattern making it easier to remember for recitations. These rhythms are especially enjoyable because they reflect the natural movements of the human body. That's why poems with regular rhythms are often set to music for marching and dancing. तो इस तरीके से उसके बारे में तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि राइम और रिदम कैसे एसेंशियल थिंग्स हैं जब भी आप उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ड्स कैन राइम विद इन द सेम लाइन, जो शब्द एक ही पंक्ति में वर्ड जो है वो राइम कर सकता है एक ही पंक्ति लाइन में, दिस इज कॉल्ड इंटरनल राइम, जिसको आंतरिक राइम बोलते हैं। मोर ऑफन, अधिकतर द एंड्स ऑफ टू लाइन्स राइम, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल राइम्स। अधिकतर दो पंक्तियों के जो अंत में जो राइम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सटर्नल राइम बोलते हैं। इन ट्रेडिशनल वर्स, जो पारंपरिक जो छंद होता है, दीज एंड राइम्स ऑफन फ्रॉम पैटर्न्स, ये अंतिम जो
राइम्स होती है अक्सर पैटर्न बनाती है जो बार बार रिपीट ओवर जो कि बार बार दोहराई जाती है। द सिंपल पैटर्न इज ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव लाइन्स। जो सिंपलेस्ट सबसे पैटर्न है वो जोड़ा है कंजुगेटिव लाइन्स दैट राइम कॉल्ड ए कॉपलेट, तो जिसे दोहा कहा जा सकता है। दिस इज द पैटर्न दैट बिगिंस द फेमस न्यू इंग्लैंड प्राइमर इन एडम्स फॉल। वी सेंड ऑल मॉडर्न पोएट्री ऑल्सो uses rhyme but usually less frequently and unpredictable ways। तो इस तरीके से इनके बारे में राइम और रिदम के बारे में बताया गया, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे राइम along with meter helps make a poem musical। जो राइम है वो मीटर के साथ मिलकर मदद करती है बनाने में पोएम को म्यूजिकल। In traditional poetry, a regular rhyme adds the memory for recitation and gives predictable pleasure। जो रेगुलर राइम होती है, एक नियमित जो कविता होती है, पाठ के लिए स्मृति में सहायता करती है और पूर्व निर्मित आनंद देती है कहीं ना कहीं। ए पैटर्न ऑफ राइम कॉल्ड ए स्कीम। जो पैटर्न होता है राइम का उसको स्कीम कहा जाता है। और ऑल्सो हेल्प्स इस्टेब्लिश द फॉर्म, जो कि फॉर्म्स बनाने में, इस्टेब्लिश करने में ये मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश सोनेट हैज़ एन ABABCDCDEFEFGG स्कीम एंडिंग विद ए कॉपलेट। इन दिस पैटर्न द लाइन्स विद द सेम लेटर राइम विद ईच अदर। इन मॉडर्न फ्री वर्स राइम ब्रेक्स द पैटर्न एंड एड्स अनप्रेडिक्टेबल स्पाइस एंड गिविंग स्पेशल एम्फेसिस टू द लाइन्स दैट राइम। मैनी एडिशनल एलिमेंट जो हैं, तत्व हैं जो कंबाइन करते हैं विद रिदम के साथ एंड राइम के साथ तो प्रोड्यूस करने के लिए ओवरऑल इफेक्ट यानी प्रभाव ऑफ पोएम का। इवन दो हालांकि ये पोएम्स जो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी मीनिंग, फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज ए मेटाफोर होता है, एंड आयरनी बेंड दैट लिटरल मीनिंग एंड एड इमोशंस, सेंसरी इमेज ऑफ टेस्ट, टच और स्मेल इवोक मेमोरीज एंड एसोसिएशन फ्रॉम योर पास्ट। कहने का मतलब है कि जैसे भाषण के अलंकार होते हैं ना, उस शाब्दिक अर्थ को मोड़ देते हैं और भावना जोड़ते हैं। संवाद जो होते हैं, स्पर्श या गंध की जो संवेदी छवियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट यानी आपके अतीत की यादें और जुड़ाव को पैदा करती हैं। रीड ए पोएम अलाउड टू रिसीव दिस फुल इम्पैक्ट यानी पूरा प्रभाव ऑफ इट्स मैनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग it's a sound। a poem is about having an experience not just decoding meaning। ठीक है, तो पोएम का जो लगभग वो एक्सपीरियंस होता है, नॉट जस्ट डिकोडिंग, उसका डिकोडिंग मीनिंग से मतलब नहीं था, ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।